किसका एग्जिट? जिस तरह से मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले गए, हालांकि अंतिम नतीजे 10 नवंबर को ही आएंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल में तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी बढ़त की ओर दिख रही है। जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें मध्य प्रदेश की अगर बात करें, साथ ही बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बिहार में जिस तरह की तस्वीर उभर रही है जेडीयू और आरजेडी के बीच में, कहीं ना कहीं जो आरजेडी का महागठबंधन है और जेडीयू है, जिस तरह से एग्जिट पोल में तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं आसपास ही नजर आ रहे हैं और क्लियर तस्वीर अभी भी एग्जिट पोल में नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि पूर्ण बहुमत आखिर किसे मिलेगा, कितनी दूरी पूर्ण बहुमत से होगी। लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरें देखिए, जिस तरह से आप ये एग्जिट पोल देखिए कि टाइम्स नाउ में 116 जेडीयू को दिखा रहे हैं और 120 इसमें आरजेडी की बढ़त है। रिपब्लिक की बात करें तो 91 से 117, 118 से लेके 138 आरजेडी बढ़त लिए हुए हैं। रिपब्लिक की अगर हम बात करें, एबीपी का जो एग्जिट पोल है 104 से 128 और 108 से 131, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तीनों एग्जिट पोल देखें तो बिहार में जो तस्वीर है उसमें आरजेडी की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन एक बार फिर हम कहेंगे कि ये अनुमान है, ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं, सिर्फ अनुमान है। और जिस तरह से एग्जिट पोल, आज आखिरी चरण का मतदान बिहार में संपन्न हुआ और बिहार में आखिरी चरण के मतदान संपन्न होने के ठीक बाद जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया है, इन 3 एजेंसियों का जो एग्जिट पोल है 116, 120 आरजेडी, 91 से 117 जो आया है वो उसका जेडीयू के लिए रिपब्लिक का है। दूसरी तरफ आरजेडी 118 से 138 और एबीपी की बात करें तो 104 से 128 और वहीं 108 से 131 आरजेडी की, यानी कि तीनों जो पोल हैं उसमें आरजेडी आगे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से अभी आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार जो 2 एग्जिट पोल हैं उसके अनुसार बीजेपी 14 से 15 28 में से अगर एक और एजेंसी की बात करें तो बीजेपी को 16 से 18 सीटें और कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये 2 एजेंसी जिनका एग्जिट पोल मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए आया है, जहां पर उपचुनाव हुआ है और उसमें बीजेपी 18 सीटों के आसपास दिख रही है। एक एग्जिट पोल में 14 से 15 सीटों के आसपास टिकी हुई है, कांग्रेस 10 से 13 और दूसरे एग्जिट पोल में 10 से 12 सीटों पर कांग्रेस है। दावे दोनों ही तरफ से रहे हैं, चाहे हम बात करें, अगर मुद्दों की बात करें तो बिजली की दरों में वृद्धि, किसान कर्ज माफी, इस चुनाव में, इस उपचुनाव में अहम मुद्दे रहे हैं और इन मुद्दों का कितना असर जनता पे हुआ, डीजल पेट्रोल के लगातार जो दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं उसका क्या असर इन चुनावों पर रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी की हम बात करें, कोरोना काल में मजदूरों की स्थिति भी मुद्दा रहा है और जनता पर कितने ये मुद्दे असर किए हैं ये भी देखने वाली बात होगी। मजदूरों से पार्टियों का जो व्यवहार है उसको लेकर भी ये मुद्दा रहा, पार्टी नेताओं का बड़बोलापन ये भी मुद्दा इसमें देखा गया। ये कितना असर किया गया है, कौन को फायदा मिला, किसको नफा है, किसको नुकसान है। दल बदल को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया, कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त के आरोप, बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा भी इस चुनाव में रहा है। ये तमाम सारे सत्ता का जो रण रहा है 28 सीटों पर, उसमें लगातार चलता रहा है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, किसका एग्जिट, इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले सीधे पैनल के पास चलेंगे, मेहमानों के पास चलेंगे और उनका परिचय तारुफ कराएंगे। उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में है पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब, बहुत स्वागत करता हूं राकेश जी आपका। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी साहब, शंकर लाल जी बहुत स्वागत आपका है। और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में है, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। गौरव जी, आपका पहला कमेंट से चाहूंगा, जिस तरह से
बिहार की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की 28 सीटों की बात करें, एग्जिट पोल जो आए हैं दो एजेंसियों के मध्य प्रदेश में, उसमें बीजेपी को एक एजेंसी 14 से 15 सीटें दे रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 10 से 13 सीटें, अन्य के खाते में एक, और दूसरी एजेंसी की बात करें तो बीजेपी को 16 से 18 और कांग्रेस को 10 से 12। क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस दिन मतदान हो रहा था जी, मैंने कहा कि ये चुनाव स्वर्णिम इतिहास लिखेगा संसद में, संसदीय इतिहास जी, क्योंकि दोनों ही पार्टी के आम सभाओं में आचार संहिता के दौरान जो पीड़ित गई आम जनता वहां पर एकत्रित थी और उसने दोनों के जिन मुद्दों को सुना है, उसके बाद उसने अपना मत तय किया कि कहां जाना चाहिए। दोनों दल की बात को उसने गंभीरता से सुना और उसके बाद निर्णय लिया। अब जो परिणाम आ रहे हैं वो भले सरकार, क्योंकि काल्पनिक अभी भी अपन इसको पूर्णतः नहीं मान रहे, बिल्कुल अनुमान लगातार कहूंगा कि ये अनुमान है, फाइनल नहीं है जी। के बाद भी जब अगर अनुमान की बात हम करें तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रह गया है। दोनों भाई चौधरी राकेश सिंह जी और पंडित तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी, दोनों संसदीय ज्ञान में महारत हासिल रखते हैं। मेरा एक सवाल दोनों से इस वक्त जरूर होगा जी कि भले हम राजनीतिक तौर पर या विधायी तौर पर संख्या बल के हिसाब से सरकार को बनाए रखें या जो भी हो, लेकिन क्या नैतिक तौर पर इस बात की चर्चा होना चाहिए कि नहीं, जिस प्रकार के घटनाक्रम में मध्य प्रदेश में ये उपचुनाव हुए क्या वो उचित थे, और इसमें दोनों दल को अपनी क्या भूमिका अब आगे के लिए तय की जाना चाहिए। चलिए इसी मुद्दे पर मैं बातचीत करूंगा दोनों मेहमानों से। सबसे पहले अब इसके बाद राकेश जी के पास में आता हूं। पहला सवाल, एग्जिट पोल के जिस तरह से अनुमान आ रहे हैं, जो संख्या दिखाई जा रही है दो एजेंसियों की मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, सबसे पहले बात करेंगे कि एक एजेंसी बीजेपी को 14 से 15 सीटें दे रही है, दूसरी एजेंसी 10 से 13 दे रही है, अन्य को एक, और एक एजेंसी बीजेपी को 16 से 18 और कांग्रेस को 10 से 12। क्या लगता है राकेश सिंह जी, क्या कांग्रेस के जो वादे 28 को लेकर थे काफी दूर अभी नजर आ रहे हैं आप? देखिए, जो भी पार्टी चुनाव लड़ी है उसने सबने ये कहा है कि मैं 28 के 28 सीटें जीत रहा हूं। जी जी, किसी ने अपना आकलन कम नहीं किया। जी जी बिल्कुल, बीजेपी हो जी और चाहे कांग्रेस हो। और जहां तक हम एग्जिट पोल के बारे में आपने दो अनुमान बताए हैं जी जी, वो भी सिमिलर नहीं है, उनमें भी कम से कम 4-5 सीट का अंतर बता रहे हैं जी। तो मेरा ये मानना है कि ये अनुमान ही है जी। और एक में अनुमान में कांग्रेस को 14 बता रहे हैं, एक में 10 से 12 बता रहे हैं, एक में 14 से 16 बता रहे हैं और बीजेपी को 16 से 18 बता रहे हैं जी। मेरा ये मानना है कि ये अंततः एग्जिट पोल है, अंततः ये रिजल्ट नहीं है अंतिम अवस्था में जी। बिल्कुल। और हाँ, और इसको विचार करने के लिए अब तिवारी जी अभी बोलेंगे, तिवारी जी की तो मुझे और सतर होना चाहिए सर्किट पोल को देखने के बाद, इसलिए सबसे बाद में उनके पास आऊंगा मैं, इसीलिए उनके बाद में आऊंगा सबसे बाद में जी जी जी। मुझे तो वो गालिब का शेर याद आता है कि जन्नत की हालत मालूम है मुझे, ए गालिब मन बहलाने को ख्याल अच्छा है। तो ये तो क्या राकेश जी इससे ज्यादा की उम्मीद अभी भी कांग्रेस को? जी हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। और कांग्रेस को क्या संभावनाओं पे आसमान टिका हुआ है। कांग्रेस ने जो मेहनत की है, कमलनाथ जी के प्रति जो लोगों की सद्भावना थी, जो सिंपैथी थी, कमलनाथ जी ने पूरे क्षेत्र में जितनी ताकत लगाई है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जितने मनोयोग से लगा है। और अगर कहीं हम इन केस अगर ये लगता है कि हम पराजित भी हो रहे हैं तो हम धन के सामने पराजित होंगे जी, हम जनता के सामने पराजित होने वाले नहीं है। हम बीजेपी के उस मैनेजमेंट के सामने, हो सकता है धन के सामने हम 2-3 दिन के मैनेजमेंट में पराजित हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव लड़ने में कमलनाथ जी के प्रति संवेदना लोगों की रही, सहानुभूति रही कि भाई इस एक अच्छे व्यक्ति को गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पद से हटाया है। और शुरुआत के दौर में अगर देखें तो मैं तो कई बार कहता रहा हूं कि शुरुआत के दौर में कांग्रेस अपर हैंड थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने, कहते नहीं है कि राजनीति में सब जायज है, एक प्रकार साम दाम दंड भेद, और उसका उन्होंने
नजरिया पेश किया है उस चुनाव में बीजेपी ने कि पिछले 3-4 दिनों में उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन फिर भी ये मैं मानूंगा कि चुनाव की ये एग्जिट पोल संभावनाएं हैं और अंतिम रिजल्ट बिल्कुल अभी संभावना है लगातार। ये भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोई ये फाइनल परिणाम नहीं है 28 सीटों के, ये सिर्फ अनुमान है। लेकिन अनुमान के तौर पर जो स्थितियां परिस्थितियां बनती दिख रही हैं उसी पर हम इस डिबेट में चर्चा कर रहे हैं। सीधे शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आता हूं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक। शंकरलाल जी क्या कहेंगे अगर बात की जाए कि जो संख्या दिख रही है, ऐसे में भले ही इस बात को लेकर उत्साहित हो सकते हैं कि जो सरकार के लिए जो आंकड़ा है उससे ऊपर बीजेपी निकल रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 22 सीटें लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, फिर अन्य की अगर हम बात करें, ऐसे में जो आंकड़ा आ रहा है 14 से 15 या फिर 16 से 18 सीट का, किस रूप में देखते हैं इस आंकड़े को? शंकरलाल जी मुझे लगता है आवाज पहुंच रही शंकरलाल जी आप तक? चलिए तब तक संपर्क होता है शंकरलाल जी से हमारा। गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में सीधे मैं आता हूं, क्या कहेंगे जिस तरह से राकेश जी बात कह रहे हैं, या फिर जिस तरह से आपने बात की दो चीजें, एक तो जो जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, या फिर जो उसकी आगे की बात आपने दोनों मेहमानों से की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या माना जाए कि बीजेपी के लिहाज से इस आंकड़े को देखें तो कहीं ना कहीं एक परेशानी वाले आंकड़े फिलहाल एग्जिट में दिख रहे हैं, क्योंकि संभावना तो 28 सीटों की थी और उसकी वजह भी यह है कि 22 सीटों की अगर बात करें तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो साथ में जो आए थे, या फिर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जो 16 सीटें हैं, तो क्या लगता है कि वहां किस तरह की स्थितियां होंगी, क्योंकि 15 से 16 सीटें ही दिख रही हैं? देखिए राजू, स्वाभाविक तौर पर यह माना जाएगा कि चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अधिकांश सीटें उस समय जीत कर आए थे इनमें से, और उसके बाद जब ये उपचुनाव हुए हैं तब भारतीय जनता पार्टी पूरी, शिवराज सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी का एक मासपेश चेहरा बने हुए थे और उन्होंने पूरा चुनाव अपने ऊपर केंद्रित कर लिया था, पूरी ताकत लगाने के बाद अगर आधी सीटों पर आ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आधी जनता ने उन्हें नकारा है। मैं बात वहीं फिर राकेश जी के सामने रखना चाहूंगा और शंकरलाल जी के सामने रखना चाहूंगा कि जो आधी जनता नकार रही है, क्या उसे दोनों दल नैतिक तौर पर स्वीकारेंगे? क्योंकि ये बात कांग्रेस के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस ने जिस मुद्दे को जनता के सामने रखा था, बिकाऊ और टिकाऊ, जनता ने उसको कितना स्वीकारा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे चुनाव को विकास पर ले जाना या अन्य मुद्दों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए जिस तरीके के हथकंडे या रणनीतियां अपनाई थी, उसका भी जनता में पॉजिटिव। अब ठीक है, हमने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी 3 दिन में मैनेजमेंट के दम पर इस चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन क्या भविष्य के लिए नैतिक तौर पर इसे किस तरीके से लिया जाना चाहिए? क्या ये लगातार लेकिन क्या गौरव जी ये भी माना जाए कि अगर जो आंकड़ा दिख रहा है वाकई ऐसा होता है, 28 में से आधी सीटें बीजेपी की आती हैं, तो बीजेपी के अंदर खाने में जिस तरह से जो कुछ चल रहा है, तो तमाम सारे नेता जो लगातार इस बात को लेकर नाराज है, हमने सांची में जिस तरह से देखा, नोटिस भी दिया गया गौरीशंकर शेजवार को, इसके बाद बीजेपी में क्या किस तरह की चुनौतियां आप देख पाते हैं, किस तरह की स्थितियां, क्योंकि चेहरे अब तमाम सारे हो चुके हैं, कैसे बीजेपी संभालेगी इनको? चलिए शंकरलाल जी के पास में आता हूं। शंकरलाल जी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है। चलिए शंकरलाल जी अब आपके पास में आता हूं, क्या कहेंगे जिस तरह से अंक गणित दिख रहा है एग्जिट पोल में, बीजेपी 14 से 15, एक एजेंसी से 16 से 18, क्या कहेंगे जिस तरह का एग्जिट पोल है बीजेपी के लिए कितना मुफीद है मानते हैं, या फिर इससे आगे बीजेपी आपको दिख रही है? मैं आपकी बात से और जी के अपने बंधु की बात से सहमत हूं। जी बोलिए। ये एग्जिट पोल है जी, और एग्जिट पोल थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है,
मैं अभी भी आशान्वित हूँ कि 18 का आंकड़ा बढ़ेगा। 16 और 18 जो बीजेपी को बताई गई है, और इस नाते मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये आंकड़ा और बढ़ना चाहिए। और रही बात 16-18 की, तो आपसे एक निवेदन करूं कि इन चुनावों का परिणामों का आंकलन करते समय अपन इस बात को जरूर ध्यान रखें कि एक सीट छोड़ करके शायद ऊंटवाल जी वाली और बाकी की सारी सीटें 2018 का जो विगत चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जीती थी। इन सीटों की लीड भी कांग्रेस की आपने देखी है, तुमने सुनी है, बताई है कि दहाड़ी में 20,000 25,000, और उस सबके बावजूद साल भर के अंदर 15 महीने के अंदर पुनः उपचुनाव होने पर और तमाम प्रकार के भ्रम फैलाए जाने के बाद बिकाऊ है, टिकाऊ है, ये हो गया, वो हो गया, ये सब करने के बावजूद भी, और यदि वोट परसेंटेज और सीट हमको इस अनुपात में मिल रही है, तो भाजपा ने कांग्रेस की सीटें छीनी है। भाजपा को ये कहीं न कहीं ऊंटवाल जी वाली सीट छोड़ करके, और ये सीटें उसकी अपनी उपलब्धि रही है, अपनी विश्वसनीयता, लेकिन शंकरलाल जी आपको नहीं लगता मोदी जी का चेहरा, शंकरलाल जी आपको नहीं लगता कि आंकड़ा तो एग्जिट पोल में और आगे जाना था? शंकरलाल जी, ये आपको नहीं लगता कि एग्जिट पोल में आंकड़ा तो और आगे जाना था, क्योंकि 16 सीटें तो उस क्षेत्र से आती हैं जहां चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और अब कांग्रेस को नए सिरे से वहां पर कवायद करना पड़ रही है? जी, मैंने आपको पहले निवेदन किया है कि ये आंकड़े मैं नहीं मान पा रहा हूं दिल से, और मैं बड़बोलापन भी नहीं बोलना चाहता, और इसलिए कह रहा हूं कि ये आंकड़े निश्चित बढ़ेंगे, और इन आंकड़ों पर भाजपा नहीं टिक रही। भाजपा 22-25 के नीचे टिकने का कोई सवाल नहीं। राकेश जी के पास में आता हूं, आगे की प्रतिक्रिया उनसे लेता हूं। राकेश जी जिस तिवारी जी बहुत तजुर्बेकार हैं, उम्र में तो बड़े हैं ही जी, और उनको 28 की 28 बोलना ही चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने बोली है, वो 24 बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शिवराज सिंह जी के अनुमान को वो कमजोर कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि उनको तो 28 के 28 ही बोलनी चाहिए 10 तारीख तक बजट आने का। मैं बार बार समझ रहा हूँ कि आदरणीय गौरव चतुर्वेदी साहब की पीड़ा बहुत निकल के आ रही है जी जी, कि वर्तमान परिवेश में ये क्या हो रहा है, किस राजनीतिक दल किस ओर जा रहे हैं जी। मैं एक बात बड़ा साफ तौर से एक वैचारिक रूप से चिंतन करने के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि ये पंचवर्षीय योजना मध्य प्रदेश के लिए बड़ी दुर्भाग्यशाली साबित हो रही है। एक तो चुनाव हुआ, 14-15 महीने बाद सरकार बदली, फिर ये कोविड-19 आया, इसमें लॉस हुआ मध्य प्रदेश का, उद्योगपतियों का, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, और एक देहात की कहावत है, आज भी वही युद्ध चल रहा है और भविष्य में भी मुझे लगता है कि वही चलता रहेगा, क्योंकि खरीद फरोख्त का ये मामला बड़ा सहज हो गया। पैसे की जो ट्रांजैक्शन है राजनीति में, विधायिका में, वो बहुत ज्यादा हो गई है। मैं एक उदाहरण से इस बात को समाप्त करूंगा। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को इस पंचवर्षीय योजना में गौरव भाई का जवाब दे रहा हूं कि तरबूज पे चाहे छुरी गिरे और चाहे छुरी तरबूज पे गिरे, अंततः नुकसान तो तरबूज का होना है, छुरी का कुछ नहीं बिगड़ना। इन राजनीतिक दलों का कुछ नहीं बिगड़ना है। इस उबापोह की स्थिति में जैसे 2 साल बीत गए हैं, ऐसे ही इस जनता का नुकसान होना है, बेरोजगार का नुकसान होना है, उद्योग का नुकसान होना है, और ये प्रदेश के लिए बड़ा चिंतनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैं ये मानता हूं। मैं गौरव चतुर्वेदी साहब की बात का जवाब दे रहा हूं, जो उन्होंने 2 बार प्रश्न इंगित किया था सक्सेना साहब। नहीं, लेकिन एक राकेश जी, एक सवाल यहाँ पर भी है। बिल्कुल बीजेपी पे तमाम तरह के लगातार आरोप लगे, कैंपेनिंग के दौरान भी लगे, अभी भी लग रहे हैं, और कोई भी जाता है जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में तो खरीद फरोख्त के लगते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के लिहाज से, आप वरिष्ठ लीडर है कांग्रेस के लिहाज से बात करें, तो इतनी बड़ी संख्या में एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होना, कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि कांग्रेस के भीतर भी खामियां रही होंगी? क्योंकि क्यों नहीं कुनबे को संभाला जा
पा रहा है, क्योंकि एक ऐसा विधायक जो लगातार कहता रहा कि मेरे खून में कांग्रेस है, फिर वो अचानक चला जाता है और एक के बाद एक, और अभी भी बीजेपी की तरफ से दावे हैं कि कई संपर्क में है। तो ये कितना विचारणीय अभी है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के संगठन को लेकर किस तरह की कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, तमाम सारी चीज लगता है कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है इस तरह से। नहीं, कांग्रेस को चिंतन तो करना पड़ेगा जी, अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने संगठन के लिए जी, और केंद्रीय नेतृत्व को भी इसमें दखल देना पड़ेगा और मध्य प्रदेश के लीडरान को भी एकजुटता प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं, एकजुट होना ही पड़ेगा। जी, अगर भविष्य में कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो आपसी मतभेद, आपसी खींचातान छोड़कर इनको एकजुट होना ही पड़ेगा, तभी ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ पाएंगे। आपका जो मानना है कि लोग बिक रहे हैं, जा रहे हैं, इसका तो कोई लेवल है नहीं। मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति मन में ये रखे है कि मुझे 25 करोड़ लेना है, 20 करोड़ लेना है और चुनाव के बारे में सोचता है कि 2 साल 1.5 साल निकल गए, अब क्या समय बचा है, आप उसे रस्सी से बांध लीजिए। अगर उसके मन में बेईमानी आ गई है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो जाएगा। ये मंडी में उस हिसाब से है कि ग्राहक कैसा है। ग्राहक अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा है, जिसने सब निर्लजता धारण कर ली है, जिसने सारे सिद्धांत बलाए ताक रख दिए हैं। चलिए शंकर लाल जी के पास में आता हूं, क्योंकि गौरव जी का जो सवाल था, उसके पास पैसा। चलिए राकेश जी, गौरव जी का जो सवाल था दोनों के लिए था, शंकर लाल जी के पास में आता हूं। जो बात गौरव जी ने कही है, शंकर लाल जी आपने सुना ही होगा कि जिस नैतिकता की वो बात कर रहे हैं या फिर लोकतंत्र प्रजातंत्र में जो एक नई ये जो रवायत शुरू हुई है उसको लेकर वो चिंता कर रहे हैं, किस तरह से देखते हो? लगातार अभी भी राकेश जी आरोप बीजेपी पर है, वही खरीद फरोख्त और वही जो तमाम सारी चीजें बातें वो कर रहे हैं। मुझे आदरणीय जो मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे अध्यक्ष, उनकी चिंता तो समझ में आ रही, पर राकेश जी ने जिस ढंग से एकदम निर्लज्ज और बेशरम ये सब कहा है, वो मेरे को इसलिए लग रहा है कि राकेश जी के बैठने पर कभी नहीं लगता कि कोई हवाबाजी की बात होगी। कांग्रेस की निर्लज्जता आप भूल गए राकेश जी। कांग्रेस जी की अगर अभी की निर्लज्जता की बात करनी है तो अब कमलनाथ जी की सरकार में प्रदीप जायसवाल निर्दलीय विधायक थे, उनको माइनिंग मिनिस्टर जब आपने बनाया तो बुरा नहीं लगा, हम माइनिंग चेयरमैन बना रहे। पर कांग्रेस का 50-60 साल का इतिहास रहा है। हमारी 4 सरकारें, बाबरी मस्जिद ढहने के बाद जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये चारों सरकारें आपने बर्खास्त करी थी। इसके अलावा देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का अपने सर्वाधिक रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो कांग्रेस पार्टी के नाम है। पार्टियों में कराने का तमाम तो याद कर बड़े नेता है गोविंद सिंह, ये सोशलिस्ट नेता, इन सबको चलिए आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, सीधे जी कौन सी वो शर्म की राजनीति कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को धक्के मार दो, बिजली कप्पा मोरारजी देसाई को और बाकियों को ला करके अपनी कांग्रेस बना लो, और इसलिए ये बात निर्लज्जता की नहीं लगी, इतने मेरे। चलिए गौरव जी, बिहार पर आते हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल बिहार के भी सामने आए हैं और हर एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं आरजेडी आगे दिख रही है, क्या माना जाए, जेडीयू बीजेपी का सफाया? देखिए, जो देश में कुछ समस्याएं व्याप्त थी, महंगाई है जी, उसके बाद लॉकडाउन में जिस प्रकार की पीड़ा आम जनता ने भोगी जी, और बिहार की जो परिस्थितियां रही स्थानीय स्तर पर, वो वोट वहां की जनता ने उसके खिलाफ दिया होगा। अभी अनुमान है, इसलिए होगा की बात। बिल्कुल बिल्कुल। परिणाम क्या रहेगा ये उसके बाद की बात है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसका तो असर बिहार में आम चुनाव पर जबरदस्त तरीके से पड़ा है। और मुझे लगता है कि इसी के कारण एग्जिट पोल जो अनुमान बता रहे हैं वो इसके आसपास आ रहे हैं। जी राकेश जी, क्या कहेंगे बिहार के जो जिस तरह से अनुमान आ रहे हैं? नहीं, बिहार में बदलाव की बिहार है जी,
बिहार हम लोग देखते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में, खास तौर से उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय क्षेत्र में, वहां का जो मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग जो पूरे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तक जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उसके कार्य कुशलता की वजह से बिहार पहचाना जाता है। लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ और उसमें बिहार के लोगों ने हजारों किलोमीटर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जो पदयात्राएं की, ओहो, पूरे देश ने देखा है। और मैं तो उनके जीवन को, उनकी मेहनत को नमन करता हूँ। वो परेशानी देखकर अगर ये बदलाव हो रहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए राकेश जी क्या उम्मीद देख रहे हैं बिहार से? आप क्या नहीं बेहतर परफॉर्म करती दिख रही है कांग्रेस वहां पर अभी? नहीं, कांग्रेस से पहले से काफी बेहतर परफॉर्मेंस होगा जी। और जो गठबंधन है आरजेडी का और कांग्रेस का, वो एक अच्छे वातावरण में और सशक्त तरीके से निकल के आएगा। और जो नुमाइंदगी है लालू यादव जी के बच्चे की, वो लग रहा है कि 31 साल का नौजवान बिहार को एक नई दिशा देगा और रोजगार के लिए नए रास्ते खोलेगा। जनता ने इसी विश्वास के साथ इस गठबंधन को बहुमत देने की कोशिश की है, जो 10 तारीख को उजागर होगा। चलिए शंकर लाल जी, देखिए फिर वही बात आ गई है, एग्जिट पोल माने एग्जिट पोल। वहां भी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, दोनों महागठबंधन और बीजेपी और नीतीश जी के गठबंधन को, एनडीए को लबे जाम बता रहे हैं। और इस स्थिति में ये अभी से कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि तेजस्वी यादव मुकुट पहनेंगे और वो बिहार को नई दिशा में ले जाएंगे। रही बात कोरोना काल की, तो मैं ये मानता हूँ कि बिहार से ज्यादा व्यक्ति पलायन करते थे और वो ज्यादा दूसरे प्रदेशों में जाकर के देश भर में रोजगार में और धंधे ढूंढते थे। उनमें परेशान होने वाले भी ज्यादा लोग थे। पर मैं ये बात कतई नहीं मानता, उनकी पीड़ा से मैं बिल्कुल द्रवित हूँ। पर ये मैं कतई नहीं मानता कि केंद्र की सरकार ने या राज्य की सरकारों ने, चाहे वो जहाँ रही हो, जिस पार्टी की रही हो, मैं दूसरी पार्टी की बात तो नहीं कर, उन्होंने सबने अपने मन से जितना कर सकते थे उतना करने का प्रयास किया। उसके बाद भी पीड़ा निश्चित लोगों को हुई है और उसका कोई बड़ा असर इस चुनाव में होगा मुझे नहीं लगता। मुझे ये जरूर लग रहा है कि 15 वर्ष की निरंतरता नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री के चेहरे के नाते उसकी कुछ एंटी इनकम्बेंसी होगी। पर जहां तक नरेंद्र मोदी जी की जो रैलियां हुई और जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने काम किए, किसानों को सम्मान निधि देना, अन्य प्रकार के, उन कामों का असर व्यापक रहा है। और एग्जिट पोल में आपको मैं अभी अपनी तरफ से तो नहीं पर अपने राजनीतिक अनुभव में कह रहा हूं, बिहार में सीटें इधर उधर थोड़ी बहुत हो, बिल्कुल। तो जिस तरह से बात कर रहे हैं, और फिर एक बात बता दूं दर्शकों को कि ये अनुमान है, फाइनल नतीजे नहीं है। फाइनल नतीजे 10 नवंबर को ही होंगे, आएंगे सामने जब मतगणना होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस चर्चा में, इस डिबेट में तमाम अभी भी अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं, अपना अपना एनालिसिस है। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब आपका, गौरव चतुर्वेदी साहब आपका और शंकर लाल तिवारी साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसमें जो तस्वीर मध्य प्रदेश की, अगर हम 28 सीटों की बात करें तो जो तस्वीर दिख रही है उसमें एक एजेंसी बीजेपी को 14 से 15 सीटें दे रही है, वही कांग्रेस को 10 से 13 दिख रही है, वही दूसरी एजेंसी की है जाती हुई दिख रही है। लेकिन ये अनुमान है, एग्जैक्ट पोल है। आखिरी नतीजे नंबर पर आएंगे। बिहार की तस्वीर की अगर बात करें तो बिहार में जिस तरह की तस्वीर है उसमें 3 एजेंसियों के जो सर्वे सामने आए हैं उस तीनों में जो आरजेडी है वो आगे दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जेडीयू है वो बिल्कुल नेट टू नेट चल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जिस तरह से एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिख रहे हैं वैसे रहते हैं या फिर बदलते हैं। आखिर सरकार वहां पर किसकी होगी? क्या जेडीयू सत्ता से बाहर होती है, सत्ता से बनी रहती है, आरजेडी सत्ता में आती है? तमाम सारी चीजें हैं, वो तो 10 नवंबर को क्लियर होगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
Rabindranath Tagore University. Join the 100% digitally enabled, future-ready university.